केमिस्ट्री के सभी चाहने वालों का और भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर्स का केमिस्ट्री वाला चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं विजय कुमार सोनी आपका बारंबार हार्दिक स्वागत करता हूं केमिस्ट्री वाला चैनल रिगार्डिंग टू योर वन एंड ओनली केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें पर्टिकुलर उपसैचुरेटेड रसायन के लिए, तो उपसैचुरेटेड रसायन के पक्ष में हमने वर्णन अवधारणा बात कर ली, हमने बात कर ली संयोजकता बंध सिद्धांत की। दो इंपॉर्टेंट अवधारणाएं हम पढ़ चुके हैं। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए पहले हम बात करेंगे कि संयोजकता बंध सिद्धांत आपके पास में फ्लॉप क्यों हुआ, मीन्स उसकी क्या सीमाएं हैं, और उसके बाद में तीसरी अंतिम इंपॉर्टेंट जिसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत भी कहते हैं की बात करेंगे। तो इसी सीक्वेंस में सबसे पहले बात आती है आपके पास में संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां। बोले तो संयोजकता बंध सिद्धांत कहां फ्लॉप हुआ, तो इसकी निम्नलिखित कमियां हैं। निम्नलिखित कमियां मैं एक एक बताता चल रहा हूं आपको। वहां ये कहा गया था कि जो कुछ काम करता है केंद्रीय धातु परमाणु करता है, मीन्स सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु अपनी आक्सीकरण अवस्था के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है और फिर उसके बाद में रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। तो ये एक कमी थी मुख्य रूप से। तो यह अवधारणा मुख्य रूप से केंद्रीय धातु परमाणु पर केंद्रित है। पहली कमी यही थी। दूसरा, आपसे पूछा गया कि आपने चक्रण जो लिया है, निम्न चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल कैसे लिया है। ND लिया है तो आपके पास में उच्च चक्रण संकुल, L-1D लिया है तो निम्न चक्रण संकुल। ये क्यों लिया, तो इसका भी उनके पास में कोई जवाब नहीं था। तो निम्न चक्रण संकुल तथा उच्च चक्रण संकुल के पक्ष में यथार्थ स्पष्टीकरण नहीं दे सकी। यह अवधारणा यहां भी फ्लॉप रही। नंबर 3, आपसे पूछा गया कौन से लिगेंड प्रबल है, कौन से लिगेंड दुर्बल है। इस बात का भी कोई जवाब नहीं था। तो लिगेंडों की प्रबलता का कोई स्पष्टीकरण नहीं था। नंबर 4, हालांकि इस अवधारणा ने चुंबकीय गुणों की और संरचना की ज्यामिति की अच्छे से बात की, लेकिन ये कमियां फिर भी इसमें उपस्थित रह गई। फिर आता आपके पास में यह है अवधारणा उपसहसंयोजी यौगिकों में रंग को स्पष्ट नहीं करती है। तो यह भी एक कमी रही कि कौन सा यौगिक उपसहसंयोजी यौगिक रंगीन होगा, कौन सा रंगीन होगा, यह भी नहीं जवाब देता। यह अवधारणा उपसहसंयोजी यौगिकों के ऊष्मागतिकी तथा रासायनिक बल गतिकी स्थायित्व को भी स्पष्ट नहीं करती है। तो यह अवधारणा फ्लॉप हो गई। अन्य नई अवधारणा आती है आपके पास में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किया था
वॉन ब्लैक तथा बेथे ने। आपने क्या बताया कि इस अवधारणा के अनुसार उपसह संयोजी यौगिक अपने आप में आयनिक यौगिक की तरह काम करते हैं और आयनिक यौगिकों में ही क्रिस्टलीय अवस्था पाई जाती है। इस कारण से इसका नाम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत रखा गया। इसके अंतर्गत धातु परमाणु को धनायन तथा लिगेंडों को ऋणायन के रूप में माना। किस प्रकार से? मान लीजिए कि ज्यामिति आपके पास में असफलकीय थी और असफलकीय ज्यामिति के लिए आपके पास में m धातु परमाणु धनावेशित स्थिति में केंद्र में आ गया और ये आपके पास में लिगेंड्स आते हैं। लिगेंडों पर ऋणावेश माना गया, नेगेटिव चार्ज माना गया, कुछ इस प्रकार से। ये कहा गया कि जब ये लिगेंड धातु परमाणु के पास में आते हैं कुछ इस प्रकार से बंध बनाने के लिए, तो यहां पर लिगेंड व धातु परमाणु के बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। आकर्षण बल कहां? लिगेंड पर ऋणावेश है, धातु परमाणु पर धनावेश है, इनके बीच में आकर्षण। तो आकर्षण बल तो था, आकर्षण बल लिगेंड व धातु परमाणु के बीच और प्रतिकर्षण बल काम करता है पर्टिकुलर लिगेंड ऋणावेशित है और डी ब्लॉक के तत्व, यानी कि ये धातु परमाणु डी ब्लॉक का तत्व है जहां अधिकतर डी कक्षकों में कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉनों के बीच में लिगेंडों के बीच में प्रतिकर्षण बल होगा। तो लिगेंड तथा धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल काम करेगा। इस आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण से पर्टिकुलर यहां जो केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षक जो कि 5 कक्षक होते हैं, डी कक्षक विभाजित हो जाते हैं, विभाजित या विपाटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, विपाटित हो जाते हैं। इसी कारण इस अवधारणा का नाम जो रखा गया वो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत भी रखा गया। ये थी बात आपके पास में इंट्रोडक्शन क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का। बात को फिर से रिपीट करूं तो धातु परमाणु को धनावेशित, यानी कि इस अवधारणा में वॉन ब्लैक और बेथे ने इन उपसहसंयोजी यौगिकों को आयनिक माना। आयनिक यौगिकों की प्रवृत्ति क्रिस्टलीय होती है, इस कारण से इसका नाम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत रखा गया। धातु परमाणु के पास में जब लिगेंड बंध बनाने के लिए आते हैं तो लिगेंड और धातु परमाणु के बीच आकर्षण, लिगेंड और धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है, जिसके कारण से यहाँ पर डी कक्षक होते हैं, रिक्त डी कक्षक कौन से होते हैं वो आगे बात करेंगे। वो डी कक्षक 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। इसी कारण से इस अवधारणा का नाम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत भी रखा गया है। और ये थी आपके पास में संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां। अच्छे से पढ़ें ताकि आगे बात की जा सके। ये संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां आपसे बार बार पूछी जाती है, बहुत बार क्वेश्चंस बन चुके हैं बोर्ड में, तो आप इसे सीरियसली लें। और आपके सिलेबस में
दो प्रकार की क्रिस्टल क्षेत्र अवधारणा है, एक अष्टफलकीय यौगिकों के लिए, एक चतुष्फलकीय यौगिकों के लिए। तो हम उनकी बात करेंगे। तो इसी क्रम में बात की जाए, सबसे पहले ए बात करें कुछ इस प्रकार से। इसके लिए आपको कुछ विशिष्ट डायग्राम की आवश्यकता होगी, उन डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। और वीडियो को पॉज कर करके आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, हर एक बात को पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ें। सबसे पहले बात करेंगे हम अष्टफलकीय यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की बात करेंगे अष्टफलकीय यौगिकों में, जहां कुछ इस प्रकार से ज्यामिति होगी। अष्टफलकीय ज्यामिति, इसका एक डायग्राम तो कुछ इस प्रकार से आता है, कुछ इस प्रकार से। M+N धातु परमाणु, M+N आवेश धनावेशित है। यहां आगे आपके पास में लिगैंड माइनस में, कुछ इस प्रकार से। और यहां भी आपके पास में लिगैंड आ जाता है ऋणावेशित L-। यह आता आपके पास में चित्र डायग्राम 1। इसी में बात करें तो यहां द्विकक्षक में धातु परमाणु में, यह आ गया आपके पास में धातु परमाणु में द्विकक्षक पाए जाते हैं। द्विकक्षकों की ज्यामिति होती है द्विडंबलाकार, जो कि आप 11th में पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ चुके तो अब जान ले, द्विडंबलाकार ज्यामिति होती है। ज्यामिति, ये 5 द्विकक्षक होते हैं आपके पास में। एक होता है dxy, एक होता है dyz, एक होता है dxz या zx, dx² - y² और dz²। इनकी संरचना की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होती है। यह आता आपके पास में dxy, यहां x और y अक्ष के बीच में दो डंबल होंगे, दो पालियां लगी होगी कुछ इस प्रकार से। dyz की बात करें तो y और z अक्ष के बीच में कुछ इस प्रकार से दो डंबल होंगे dyz। ठीक उसी प्रकार से बात करें तो dxz, x और z एक्सिस के बीच में कुछ इस प्रकार से दो डंबल होंगे dxz या zx। इसी क्रम में बात की जाए तो आती है आपके पास में dx² - y², dx² - y², x और y अक्ष के अनुदिश डंबल होगा कुछ इस प्रकार से। और एक आता आपके पास में dz²। एक अकेला डी कक्षक है जिसमें केवल सिंगल डंबल पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे z एक्सिस है, इसका नाम dz² हो गया। ये 5 अपने आप में समभ्रंश कक्षक होते हैं। समभ्रंश कक्षक की बात करूं तो ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जा लगभग समान हो उन्हें समभ्रंश कक्षक कहते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से, ये आ गया आपके पास में डायग्राम नंबर बी। ये पांचों के पांचों बी डायग्राम के रूप में। इसी क्रम में तीसरा डायग्राम आपके पास में इंपॉर्टेंट बनता है कुछ इस प्रकार से। ये आगे 5 समभ्रंश द्विकक्षक। समभ्रंश का मतलब जिनकी ऊर्जा लगभग समान हो, बार बार रिपीट कर रहा हूं। जैसे P में 3 होते px, py, pz, वैसे D में 5 होंगे और F में 7 होंगे। यहां इनका जब लिगेंड
धातु परमाणु के पास में आएगा तो लिगैंड और धातु परमाणु के बीच में आकर्षण, और लिगैंड और धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण के कारण से ये 5D कक्षक, जिनको हम कहते हैं dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये dz स्क्वायर, ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से उत्तेजित होकर के। ये आते हैं आपके पास में दो पार्ट कुछ इस प्रकार से, दो एक तरफ और तीन एक तरफ। ऐसा क्यों, तो उसकी बात करेंगे। इसको हम कहते हैं, तीन को T2G कक्षक, इनको हम कहते हैं EG कक्षक। T2G कक्षक और EG कक्षक, इनके बीच में ऊर्जा के अंतराल को हम डेल्टा O या tan dq के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, या इस अंतर को आप पर्टिकुलर जो डिनोट करते हैं डेल्टा O या 1dq से डिनोट करते हैं। ये होगा आपके पास में dxy, dyz, dxz, ये हो गया आपके पास में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये dz स्क्वायर। इन तीनों डायग्राम का यूज करते हुए हम एक एक बात को ढंग से पढ़ते हैं, आप अच्छे से समझिएगा। जब कभी भी धातु परमाणु के पास लिगेंड आते हैं तो अभी जस्ट पढ़ा है, वहां लिगेंड व धातु परमाणु के बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। वो आकर्षण बल कहां होगा, अभी बात कर चुके हैं, लिगेंड और धातु परमाणु के बीच में, और लिगेंड और यहां जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे उनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा, जिसके कारण ये जो 5D कक्षक है इनमें से आप देखिए dxy, dyz, dzx, इनमें पालियां अक्षों के बीच में है तो इन पर प्रतिकर्षण कम लगेगा, क्योंकि ये जो है बंध अपने आप में सिग्मा बंध है, और सिग्मा बंध उपस्थिति बंध सिग्मा बंध है, जो कि सिग्मा बंध हमेशा अक्ष पे बनता है, तो यहां इन तीनों पर प्रतिकर्षण कम लगेगा, इसलिए इनकी ऊर्जा कम होगी। जिनकी ऊर्जा कम होगी T2G कक्षक कहलाएंगे। T2G कक्षक ऊर्जा कम होगी। वहीं पर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर में पालियां अक्षों के अनुदिश है। पालियां अक्षों के अनुदिश होने के कारण पर्टिकुलर इन पर प्रतिकर्षण बल ज्यादा काम करेगा, तो उस स्थिति में दोनों कक्षक की ऊर्जा अधिक होगी, जिन्हें EG कक्षक कहते हैं। अधिक ऊर्जा होगी, इनकी ऊर्जा अधिक होगी। यहां खास बात करूं तो पर्टिकुलर डेल्टा जो है ये दे रखा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, और O का मतलब है अष्टफलकीय संकुल। बात को ढंग से सुने कि जब कभी भी लिगेंड धातु परमाणु के पास आता है तो अपने आप में उपसहसर्जी बंध एक सिग्मा बंध की तरह है, तो dxy, dyz, dxz में पालियां अक्षों के बीच में होने के कारण से प्रतिकर्षण बल कम कार्य करता है, जबकि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर में पालियां अक्षों के अनुदिश होने के कारण से प्रतिकर्षण बल अधिक काम करता है, जिसके कारण से इनकी ऊर्जा अधिक होगी। इन्हें EG कक्षक और इन तीनों को T2G कक्षक कहते हैं। ऊर्जा के अंतर को हम डेल्टा O से डिनोट करते हैं, जहां ये आपके पास में 3/5 3/5 डेल O और ये यहां से 2/5 डेल O मान लिया जाता है। ये थी आपके पास में पर्टिकुलर अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत। यहां खास बात कि आकर्षण व प्रतिकर्षण के अलावा आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के अतिरिक्त या अलावा लिगेंडों की प्रवृत्ति भी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को यानी कि डेल्टा O को प्रभावित करते हैं।
अगर आपने पर्टिकुलर विभिन्न लिगेंडों को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने के आधार पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के त्याग के आधार पर अरेंज किया बढ़ते हुए क्रम में, तो आपके पास में एक श्रेणी बनती है जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, जिसमें जो सरलता से लिगेंड एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं त्यागता है उसको दुर्बल लिगेंड, और जो सरलता से इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग देता है उसको प्रबल लिगेंड के रूप में माना गया है। ये स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी की बात करूं तो सबसे पहले इसमें आता है आपके पास में I माइनस, फिर आता है आपके पास में Br माइनस, Br माइनस I माइनस से प्रबल है लिगेंड, यहाँ I आयोडो आ गया, Br आपके पास में ब्रोमिडो आ गया। इसी सीक्वेंस में अगले लिगेंड की बात करें तो वो आता है थायोसाइनेटो HCN माइनस, HCN माइनस थायोसाइनेटो। इसी सीक्वेंस में I माइनस आयोडो, Br माइनस ब्रोमिडो, HCN माइनस थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो के बाद में बात करें तो आपके पास में आता है क्लोरिडो, कुछ इस प्रकार से क्लोरिडो। क्लोरिडो के बाद में बात करूं तो पर्टिकुलर आपके पास में लिगेंड आता है सल्फाइडो या सल्फीडो भी कहते हैं इसको आमतौर पे, जो कि ये वाला इन सबसे प्रबल होगा। सल्फीडो के बाद में बात करें तो आपके पास में आता है फ्लोरिडो F माइनस। फ्लोरिडो के बाद में बात करें लिगेंड की तो प्रबल लिगेंड आपके पास में आता है हाइड्रोक्सो OH माइनस। OH माइनस हाइड्रोक्सो के बाद में बात करूं तो आपके पास में आता है ऑक्सलेटो C2O4 2 माइनस ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो के बाद में बात करें तो आता है आपके पास में एक्वा, जिसे हम जल भी कहते हैं, वाटर भी कहते हैं, H2O एक्वा। एक्वा के बाद में बात करें तो आपके पास में इंपॉर्टेंट जो लिगेंड आता है वो आता है इसका एम्फीडेंटेड HCN का NCS माइनस, जिसको हम आइसोथायोसाइनेटो भी कहते हैं। इसके बाद में पर्टिकुलर आइसोथायोसाइनेटो के बाद में अगर इंपॉर्टेंट बात करूं तो वो आता है आपके पास में EDTA4 माइनस, EDTA4 माइनस, जिसको हम कहते हैं इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो के बाद में इंपॉर्टेंट जो लिगेंड आता है वो आता है आपके पास में अमोनिया, जिसको आपने अमीन भी कहा है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करता है। ये बढ़ते हुए क्रम में है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने के आधार पर। इसी में बात करूं तो मैं अगला आता है आपके पास में EN, इसके बाद में आता है आपके पास में CN माइनस, और फिर सबसे लास्ट में आता है आपके पास में CO, जहां CO सबसे ज्यादा प्रबलतम लिगेंड के रूप में काम करता है और I माइनस सबसे दुर्बलतम लिगेंड के रूप में काम करता है। तो ये थी आपके पास में स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, और ये था आपके पास में पर्टिकुलर CFT इन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स मींस असफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत। इसे अच्छे से पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां H2O तक प्रबल दुर्बल लिगेंड के रूप में काउंट किया जाता है, यहां तक दुर्बल लिगेंड के रूप में, और इसके बाद वाले सारे प्रबल लिगेंड हैं। प्रबल लिगेंड ये आता है यहां तक दुर्बल लिगेंड, यहां कुछ कर देते हैं दुर्बल लिगेंड H2O तक। ये था आपके पास में पर्टिकुलर CFT इन ऑक्टाहेड्रल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और काफी कुछ हद तक इंपॉर्टेंट चीजें बताता है। इसमें आप एक छोटा सा चेंज और कर सकते हैं, यहां इसको आप 4 डेल OB DQ भी कर सकते हैं, यहां से बेरी सेंटर के बीच तक का 4 DQ, ये रहा DQ, और ये होगा आपके पास में 6 DQ, 6 DQ भी कह सकते हो, डबली क्वाड्रेट इसका फुल फॉर्म है। ये था आपके पास में CFT इन ऑक्टाहेड्रल। इसी क्रम में
आगे बढ़ते हुए बात करें तो टॉपिक आता है आपके पास में डेल्टा ओ मीन्स क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, उनके उपयोग की बात करेंगे। और ये बात थी आपके पास में अष्टफलकीय यौगिकों के लिए CFT। दो ही इंपॉर्टेंट बल काम करते हैं, एक आकर्षण और दूसरा प्रतिकर्षण। आकर्षण बल काम करता है लिगैंड और धातु परमाणु के बीच में, और प्रतिकर्षण बल काम करता है लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो ये थी बात आपके पास में पर्टिकुलर। इसी सीक्वेंस में हम आगे की बात करें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, वो आता आपके पास में क्रिस्टल क्षेत्र। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, जिसको आपने डेल्टा ओ कहा था, को प्रभावित करने वाले कारक। बेसिकली इस डेल ओ को जो प्रभावित करती है वो प्रभावित करती है युग्मन ऊर्जा, जिसको कपलिंग एनर्जी कहते हैं। पाई से डिनोट करते हैं या पी से डिनोट करते हैं। इसके लिए दो केस बनते हैं आपके पास में। पहला केस बनता है आपके पास में डेल ओ इज ग्रेटर देन पी या पाई। तो इस स्थिति में आपके पास में निम्न चक्रण संकुल का निर्माण होगा। किस प्रकार बात करेंगे। दूसरा केस आता है आपके पास में डेल ओ इज लेस देन पी या पाई। इस स्थिति में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान कम है, तो यहां उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होगा। इन दोनों कारकों को स्पष्ट करने के लिए हम यहां एग्जाम्पल की बात कर लें। एक आता है आपके पास में FeCN होल 6 4 माइनस, एक आता है आपके पास में FeF6 4 माइनस, एक आता है हेक्सासाइनिडो फेरेट सेकंड, एक आता है हेक्साफ्लोरिडो फेरेट सेकंड। दोनों में Fe की आक्षरिक अवस्था निकालें तो वो आती है आपके पास में Fe+2। Fe का परमाणु क्रमांक आता है आपके पास में 26, ऑर्गन ये कर दिया आपने 3d6, ये कर दिया आपने 4s2। यहां Fe+2 का निर्माण कर रहा है ये, तो यहां स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी, ऑर्गन 3d6 हो जाएगा और 4s 0 हो जाएगा। ध्यान दे Cn माइनस यहां पर अभी जस्ट पड़ा है, प्रबल लिगेंड के रूप में काम करता है, और F माइनस जो है ये आपके पास में दुर्बल लिगेंड का काम करेगा। यहां डेल्टा O का मान ज्यादा कब होगा, तो उस स्थिति में पहला केस आपके पास में कुछ इस प्रकार से बनता है। ये Eg कक्षक आ गया आपके पास में, और ये आता आपके पास में T2G कक्षक। T2G कक्षक दोनों के बीच में ऊर्जा का अंतराल डेल्टा O कह दिया। ये होगा आपके पास में प्रबल लिगेंड के लिए, क्योंकि प्रबल लिगेंडों के कारण से प्रतिकर्षण ज्यादा होगा T2G और Eg के बीच में, तो ऊर्जा का अंतर ज्यादा होगा। वहीं पे बात करूं तो मैं, ये तो थी बात FeCN होल 6 4 माइनस के लिए। वहीं FeF6 4 माइनस के लिए डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। यहां डेल O का मान कम होगा, डायग्राम से आप देख सकते हैं। ऊर्जा का अंतर यहां ज्यादा है, यहां कम है। ये कर दिया डेल्टा O, ये आ गया T2G कक्षक, और ये आ गया आपके पास में Eg कक्षक। इलेक्ट्रॉन भरने की बात हो रही है, तो किस प्रकार से भरा जाएगा FeF6 4 माइनस, अच्छे से समझे। यहाँ Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है 6, तो प्रबल लिगेंड के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन
सेकंड, थर्ड। एनर्जी गैप ज्यादा है तो फोर्थ यहीं पे आ जाएगा, फिफ्थ यहीं पे, सिक्स यहीं पे। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहां भर जाएंगे। नीचे वाले निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में भरा जा रहा है, इस कारण से यहां पर संकुल का प्रकार जो होगा वो निम्न चक्रण संकुल होगा। और यहां बात करूं तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 ऊर्जा का गैप कम है, चौथा यहां इजी में, पांचवा यहां और छठा इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएगा। यानी कि यहां पर ऊपर वाले में उच्च ऊर्जा वाले इजी कक्षक में चला गया, इसी कारण से इसे उच्च चक्रण संकुल कहा जाता है। यानी कि यहां तो और आपके पास में डेल्टा ओ का मान कम है पाई या पी से, और यहां और आपके पास में डेल्टा ओ का मान ज्यादा है पाई या पी से, इसीलिए यहां पर निम्न चक्रण संकुल, यहां पर उच्च चक्रण संकुल बनेगा। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है कि यहां सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर 0 है, इसलिए इसकी प्रवृत्ति प्रतिचुंबकीय होगी। और यहां बात करूं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके पास में 1 2 3 4 है, तो इस स्थिति में इसकी प्रवृत्ति अनुचुंबकीय होगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा। ये थी आपके पास में क्रिस्टल क्षेत्र अवधारणा असफल के संकुलों के लिए और डेल्टा ओ की निर्भरता, जिसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार आ चुका है। इस टाइप से आपको अगर पूछा जाए कि चुंबकीय गुणों की व्याख्या सीएफटी के आधार से कीजिए, तो आपको ध्यान रखना है जो दुर्बल लिगैंड है उसके लिए ऊर्जा का अंतर कम, प्रबल के लिए ज्यादा रखना है। तो प्रबल में निम्न चक्रण संकुल बनेगा और दुर्बल में उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होगा। ये थे आपके पास में दो प्रभावित करने वाले कारक। तो भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर तथा सभी केमिस्ट्री के चाहने वालों, आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप पढ़ें, हर एक टॉपिक को अच्छे से कंसर्न करें। फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में, जिसे हम पर्टिकुलर कहेंगे कि डी जो कक्षक है उसका विभिन्न विन्यास क्या क्या होते हैं असफल के संकुलों के लिए, उसकी बात करते हुए हम बात करेंगे सीएफटी इन चतुष्फल की यौगिक चतुष्फल के यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत। यही अपना प्यार, यही सपोर्ट देते रहिए। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।